हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक मिशन पर वर्क कर रहे हैं जो कि 12 मई 2021 यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी है, और जिसके तहत मैंने आप सभी को एक प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके अंडर अब तक 2 प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं एंड थर्ड प्रैक्टिस पेपर इज़ गोइंग ऑन। एंड अंडर दैट आज का वीडियो पार्ट 3 है, एंड दैट मीन्स कि आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में 4 मार्क के आते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम डिस्कस करते हैं ऑल द क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, पार्ट 2 में ऑल द क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क एंड पार्ट 3 में ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क। एंड दिस इज द वेरी क्रूशियल पार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, कि स्टडीज़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर टॉपिक को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर एक बार डिटेल में अबाउट ऑल द क्वेश्चंस एंड द एक्सप्लेनेशन एंड सजेस्टेड आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So as always, first of all, we will discuss the list of various topics that are going to cover under today's video. First one is directing as a function of management and its element. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस टोटल 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड डायरेक्टिंग के अंदर एलिमेंट्स भी हैं, तो उसके बारे में। सेकंड इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर प्रमोशन के बारे में बात होगी। देन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड अंडर दैट रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कैजुअल कॉलर्स की बात होगी। देन मैस्लोस नीड हायरार्ची थ्योरी, एंड जिसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के ऊपर बात होंगी। नेक्स्ट इज concept of financial planning, then importance of financial planning, concept of investment decision, factors affecting the requirement of fixed capital, and then last one is consumers right, जिसके अंदर basically right to be informed and right to seek redressal के बारे में बात होगी। Let's start today's video with first question, जो कि है आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 25। नाउ एक काफ़ी बड़ा सा केस स्टडी क्वेश्चन आपके सामने है, एंड जैसा मैंने कहा कि पेपर का ये वो क्रूशियल पार्ट है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज़ होते हैं, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, और यहीं पर मार्क्स अक्सर बच्चों का ज़्यादा नुकसान होता है। तो यू हैव टू बी एट मोस्ट केयरफुल इन दिस सेक्शन। नाउ केयरफुली लिसन द क्वेश्चन। सुनीता हैड बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन एंटरप्राइज। तो देखिए, एक पोस्ट की बात यहाँ आ गई। अच्छा, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता रखा है, किसी भी केस को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ लें, तो इससे आपको फोकस हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कहाँ पर सोचना है। ठीक है, जैसे देखिए रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय रीता। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड एज यू ऑल नो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द 5 फंक्शंस। तो यानी हमारे इस पैराग्राफ में इन्हीं में से एक के बारे में बात हो रही होगी, वो पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है। और आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मतलब हर एक फंक्शन के मीनिंग डेफिनेशन में कोई ना कोई की कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो जहां आपको लगे कि वो की टर्म है, उसके आइडेंटिफिकेशन का उसको अंडरलाइन आप करते जाएंगे पढ़ते समय। ठीक है, एंड देन सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीता टू इम्प्रूव स्मिताज बिहेवियर। देखिए, मैं आपको एक इनडायरेक्ट हेल्प दे दे रहा हूँ, बिना केस पढ़े आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ ले जाने वाला है, किस फंक्शन की तरफ। बहुत इजी है, बट ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए तो यहाँ पे क्या बोला, नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन। अगर हम पहले फंक्शन प्लानिंग की बात करें तो क्या प्लानिंग में कोई भी एलिमेंट था? नहीं था। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते तो क्या ऑर्गेनाइजिंग में कोई एलिमेंट था? नहीं था। ऑर्गेनाइजिंग में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज डायरेक्टिंग की, सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में भी आपके टाइप्स ऑफ
रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, वेरियस है, तो वो एलिमेंट्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, इसी नाम से पढ़े थे, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स 4 होते हैं। इससे भी आपको अंदाजा मिल जाता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग की बात हो रही है। स्टिल मैं यही कहना चाहूंगा कि बिना केस पढ़े कंफर्म आंसर तक नहीं पहुंचोगे आप। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टेट 3 फीचर्स ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाइड इन अबव पॉइंट नंबर 2। इस तरह से हमने देखा कि हमें अपने स्टडी के समय इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखना है फंक्शन को पहचानते समय, और जैसे ही आप फंक्शन पहचानेंगे तो एलिमेंट भी पहचान जाएंगे आप, और साथ में उसका देन फीचर्स एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट अस डिस्कस द केस। Sunita had been working as assistant manager with Johnson Enterprise for the last 10 years। तो अब देख सकते हो आप, अगर हमें फंक्शंस पहचानने हैं तो इस पहले लाइन का कोई भी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं बनती है। She was very popular amongst her colleagues because of her commitment and dedication toward the work. When the manager senior to her retired, उससे जो उनके सीनियर मैनेजर थे वो रिटायर हो जाते हैं, all her colleagues थॉट दैट नाउ सुनीता वुड बी प्रमोटेड। तो बाकी जो कोलीग्स उनको लगा क्योंकि उनके सीनियर मैनेजर रिटायर हो जा रहे हैं तो अब सुनीता इज नेक्स्ट सीनियर, तो अब इन्हीं को प्रमोशन मिलेगा एंड शी विल टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट टू एवरीवन सरप्राइज द वैकेंट पोस्ट वाज फिल्ड बाय एन आउटसाइडर। लेकिन सरप्राइजिंगली उनको प्रमोशन ना दे करके आउटसाइडर को मौका दे दिया गया। मिसेस रीता, मतलब ये मिसेस रीता वही हैं जिनको कि ये पोस्ट दिया गया। नाउ स्मिता फेल्ट डिमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो इस डेफिनेटली ऐसे वजह से वो डिमोरलाइज तो होंगे ही। शी वुड एब्सटेन हर सेल्फ ऑफन एंड कुड नॉट मीट हर टारगेट्स। मिसेस रीता वॉज अ गुड लीडर who would not only instruct her subordinates but also guide and inspire them. She noticed Smita's behavior and felt that her performance could be improved. तो जैसा बताया गया मिसेस रीता एक गुड लीडर है। वो ना सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, बल्कि उनको गाइडलाइंस दे करके उनको इंस्पायर भी करते हैं। और साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्मिता है, जिनको कि प्रमोशन का की उम्मीदें थी जिनको नहीं मिला, वो इस समय उनका बिहेवियरल इश्यूज कुछ हैं और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है। She started involving Smita in decision-making issues related to the organization and made her a part of high-level joint management committee. तो ये उन्होंने उस पर ट्रस्ट दिखाते हुए उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया और एक पार्ट या मेंबर बनाया जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। स्मिता वॉज नाउ पंक्चुअल इन ऑफिस एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। ठीक है, तो अब आपको पहचान लेना है कौन सा फंक्शन आपका यहाँ पर इन्वॉल्व है, देन उसके एलिमेंट्स एंड उसके बाद फीचर्स। तो अब आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर फंक्शन आपका हाईलाइट हो रहा है, जो आपने पहचान लिया होगा आई गेस, वो है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट कौन सा था। तो डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से जो यहाँ पे एलिमेंट की बात आई थी मोटिवेशन, क्योंकि हाईली मोटिवेट किया उन्होंने तब उसका इंप्रूवमेंट हो गया है परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट वन फीचर्स ऑफ, जो आपने एलिमेंट रिकॉग्नाइज किया। तो हमने एलिमेंट कौन सा रिकॉग्नाइज किया है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के फीचर्स हमें बताने हैं, और जैसा आप देख सकते हो कि कुछ अलग कलर से मैंने हाईलाइट किए, दैट इज द हेडिंग्स। और मैं फिर आपको इसी के साथ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि फॉर हेडिंग सीबीएसई ऑलवेज यूज टू प्रोवाइड हाफ मार्क्स एट लीस्ट एंड रेस्ट रिमेनिंग पार्ट मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हेडिंग्स के साथ लिखना होगा। और आप अगर मार्क के बाइफर्केशन की बात करें तो 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 4 मार्क्स को हम डिवाइड करें तो इसमें हम हाफ दे सकते हैं डायरेक्टिंग को पहचानने के लिए, एलिमेंट पहचानने के हाफ मार्क्स यानी 1 मार्क इधर हो गए, एंड रेस्ट 3 मार्क्स यानी 3 पॉइंट एटलीस्ट आपको लिखने चाहिए फीचर्स के। और इस क्वेश्चन में एक बार देखना चाहेंगे, हाँ देखिए यहाँ लिखा भी है स्टेट एनी 3 फीचर्स। तो इसका मतलब 3 फीचर्स के 3 नंबर्स हो जाएंगे, जिसका मतलब है हाफ फॉर हेडिंग प्लस हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन इनटू 3। और इसके ऊपर पॉइंट नंबर 2 में हाफ मार्क्स और पॉइंट नंबर 1 में भी हाफ मार्क्स। इस तरह से बाइफर्केशन हो गया आपके 4 मार्क्स का। ओके, तो अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को आप प्लान आउट करेंगे। नाउ आपके फीचर्स हैं, देखिए आप 4 दिए हैं, बट आप जानते हो कोई भी 3 आपको लिखने हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। कौन से 3 जो आपको मन करते हैं। पहला आता है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अब इसका क्या मतलब है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप बुक से देख के जरूर लिखें, मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड है। मैंने की टर्म्स यहाँ बता दी हैं।
तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स बिकॉज दैट कैन अराइजेज एज एन अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर, एस्पिरेशन और नीड। सेकंड वन इज इट प्रोवाइड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब यहाँ तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि इसकी जरूरत यहाँ नहीं मुझे महसूस हुई, मुझे लगा कि नहीं, आपको ऑलरेडी बुक से बना बनाया एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। मतलब आपके बिहेवियर जो डाइवर्टेड हो सकते हैं थ्रू मोटिवेशन, उसको हम गोल की तरफ डायरेक्शन दे सकते हैं, आपका बिहेवियर हो जाएगा फोकस टुवर्ड द गोल। तो ये एक फीचर है इसका। नेक्स्ट इज मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ मुझे लगा कि आपको कुछ ना कुछ बताना जरूरी है कि इसको एक्सप्लेन करते समय क्या जरूरी है आपको एटलीस्ट लिखना। तो आपने क्योंकि हेडिंग में बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव का बाय मीन्स क्या कॉन्सेप्ट है और नेगेटिव क्या का मतलब है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब हुआ इन द फॉर्म ऑफ पे, इंसेंटिव, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। यानी जब आपने स्टाफ को आप पे देते हैं, किसी तरह का इंसेंटिव्स देते हैं, प्रमोशंस देते हैं या रिकॉग्निशन देते हैं अलग से ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। एंड नेगेटिव मोटिवेशन भी होते हैं, जैसे कि पनिशमेंट या थ्रेट ऑफ डिमोशन। तो आपको डिमोशन हम कर सकते हैं अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, दैट इज अ थ्रेट। पनिशमेंट भी दे दिया कि जैसे आपका हमने इंसेंटिव कट कर दिया, सैलरी में कटिंग कर दी, तो इट इज कॉल्ड पनिशमेंट। तो ये चीज़ें आपके नेगेटिव वे हैं टू मोटिवेट समवन। एंड द फोर्थ वन इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो की चीज आपके सामने है कि सिंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर इन एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो जो हमारे स्टाफ हैं, क्योंकि वी ऑल आर द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, और हम सभी में एक अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और हम सभी के एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं, हम सभी के परसेप्शन किसी चीज़ के लिए अलग हो सकते हैं, और रिएक्शन भी किसी चीज़ को लेकर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि किसी भी पर्सन को किस चीज़ से मोटिवेट किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन पैसों से मोटिवेट हो जा रहा है, कोई पर्सन डांट से मोटिवेट हो जाता है, कोई पर्सन सिर्फ बातों से, एक पोलाइट वे में बात करने से भी मोटिवेट हो जाता है ना। तो इसलिए अलग अलग तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू मोटिवेट समवन। ऑल दीज आर द एक्सप्लेनेशन। देखिए मैंने इतना टाइम लेकर इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन सही नहीं लगाएंगे अपने आंसर्स में तो आप मार्क्स गवा बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, अगेन अ वेरी बिग केस स्टडी क्वेश्चन। तो एक बार फिर हम पहले क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, देन आगे पढ़ेंगे केस। नेम एंड एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात होगी अब इस केस में। बाय सीनियर एंटरप्राइज लिमिटेड to fill up the above stated vacancies by quoting lines। लाइन भी कोट करने, तो आपको पहचानना भी पड़ेगा किस लाइन से कौन से रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। नाउ केस पे आते हैं। आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखिए ध्यान से, 3 लोग हैं। आशीष मार्केटिंग हेड है, रमन असिस्टेंट मैनेजर है एंड ज्योति ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। कहाँ पर, ऑफ सेनर एंटरप्राइज लिमिटेड। डिसाइडेड टू लीव द कंपनी, तीनों ने कंपनी छोड़ने का फैसला बनाया, तो ये तीनों पोस्ट वैकेंट होने वाले हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति, कौन ज्योति, मतलब एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, आप वैकेंसीज से फिल करें पहले अपने इन पोस्ट को, तब छोड़ें आप, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया। informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy। तो क्या नाम है, आपने टास्क दिया ज्योति को, और ज्योति ने इन्फॉर्म किया आपको कि आपके जो एक सबॉर्डिनेट है मिस अलका पंडित, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी है, तो आप उसको उसके पोस्ट पर दे सकते हैं। ज्योति सजेस्टेड दैट इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हायरची शी कुड डू द नीडफुल। और अगर ज्योति ने सजेस्ट किया कि अगर उस अलका को एक मौका दिया जाए, ऊपर बढ़ाकर लाया जाए हायरची रैंक में, तो वो बेहतर कर सकती है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीड फॉर द सेम, और उसकी बात को उन्होंने माना, यानी HRM के पोस्ट पर उनको देने के लिए वो राजी हो जाते हैं। ठीक है ना। देन आते हैं, मिस अलका पंडित कॉन्टेक्टेड केथ रिक्रूटर्स। अलका पंडित को HRM का पोस्ट दे दिया,
तो अब उन्होंने अपना वर्क शुरू किया। उन्होंने केथ रिक्रूटर से कंटेक्ट किया हु एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट मार्केटिंग हेड, जो कि किसका था, आशीष का, फॉर सेनर एंटरप्राइज लिमिटेड। दे वर एबल टू रिक्रूट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। अब रह जाता है रमन की वैकेंसी। तो रमन्स वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय द स्क्रीनिंग ऑफ डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस। तो इस तरह से आपने देखा कि ज्योति के पोस्ट का भी फिलअप किया गया, किससे, तो किसी सबॉर्डिनेट मिस अलका पंडित को प्रमोशन देकर या ऊपर ला करके। उसके बाद आशीष के भी मार्केटिंग हेड के जो पोस्ट है उसको भी फिल किया गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ कीथ रिक्रूटर्स, एडवर्टाइजमेंट दे करके। और उसके बाद जो रह गया रमन का असिस्टेंट मैनेजर का, वो डेटाबेस को स्क्रीन करके एप्लीकेशंस को रख कर ले करके फिल कर दिया गया। तो अब आपके सामने पूरा केस है, मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब आते हैं आंसर की तरफ। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो इस क्वेश्चंस में आए हैं वो क्या है या कितने हैं, तो वो है प्रमोशन। बहुत इजी है रिकॉग्नाइज करना आई थिंक कि वैकेंसी, अब ये प्रमोशन क्या होता है, वैकेंसीज एट हायर लेवल्स में बी फिल्ड अप बाय शिफ्टिंग एट लोअर लेवल एम्प्लॉयज। दिस मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड और सीनियरिटी। देखिए ये तो क्लियर है कि अगर एक टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल है तो लोअर वाला ही पर्सन प्रमोट होकर ऊपर जाएगा या मिडिल वाला और ऊपर जाएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मिडिल वाला नीचे काम करेगा तो इसको प्रमोशन कहेंगे, तो दैट इज नॉट द वे। ठीक है, तो उसको डिमोशन बल्कि कह सकते हैं। तो यहाँ प्रमोशन की बात हुई। और लाइन भी कोट करने थे तो लाइन को भी देख सकते हो, ऐसे लिखना है आपको। लाइन कोटिंग करके आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, पूरी लाइन को भी लिख सकते हैं अगर छोटा लाइन है, या तो इनिशियल कुछ 2-3 वर्ड्स और लास्ट में कुछ 2-3 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो लिखा था इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हायरार्ची। देखिए इसी से हमें समझ में आया था प्रमोशन हो रहा था। हायरार्ची मतलब उस रैंक में, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उसको ऊपर लाया जाए तो। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो इसमें यूज हुए हैं। उसमें पहला है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात हुई है, कहाँ से, अभी हम लाइन कोट करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। एन एजेंसी में बी हायर टू परफॉर्म द टास्क ऑफ सेलेक्शन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेसमेंट एजेंसीज। दीज एजेंसीज वर्क फॉर अ चार्ज, पैसे लेकर काम करते हैं। और जो लाइन इस बीच में आपको हाईलाइट करना पड़ेगा वो है कॉन्टैक्टेड केथ रिक्रूटर्स फॉर सेनर एंटरप्राइज लिमिटेड। इसमें ये बात आई थी। एंड देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कैजुअल कॉलर्स, जिसकी मीनिंग है कंपनीज जनरली रिसीव अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम जॉब सीकर्स एट वेरियस पॉइंट्स और ऑफ फेम व्हेन अ सुटेबल वैकेंसीज अराइजेस अ डेटाबेस ऑफ सच applications are used and such casual callers can be considered for employment. देन इसके लिए भी हम लाइन कोड कर लेते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द डेटाबेस, है ना, ये वाला लाइन आपको मिला था पर आपके केस में। इस तरह से आपने देखा कि इंटरनल सोर्स में क्या मिल गया, प्रमोशन, एक्सटर्नल मिल गया रिक्रूटमेंट एजेंसीज एंड कैजुअल कॉलर्स, एंड लाइन कोडिंग सब में हमने कर दिया वन बाय वन। तो बहुत कम टू द पॉइंट लिखकर भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का अल्टरनेट 1 पे आते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैस्लोज नीड एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो देखिए यहाँ तो काफ़ी कुछ क्लियर है। मैस्लो की नीड हायरार्चिकल थ्योरी की बात हो रही है कि इस दो केस में कौन से मैस्लो की नीड एप्लीकेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 5 नीड्स होते हैं, उनमें से कौन कौन सा नीड है जो केस 1 और केस 2 में आ रहा है। तो पॉइंट 1 है कविता has recently passed out from a decent MBA college with her major in marketing. A lot of money of her parents has been spent for paying her education fees. Now she has applied for a job in a company of reputation. Her main concern is good salary which will give her financial security. देखिए ये जो उसका मेन कंसर्न है दैट शोज कि उसके नीड्स क्या हैं, इसी पर हम आंसर तय करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, महक हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थ्रू आउट हर लाइफ। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज. When the placement started, she decided to withdraw her name. A month later, she started her own NGO which provided education to poor children. Her NGO sets target of educating a defined number of poor students, and she feels if she is able to achieve a goal of teaching 5,000 students by the end of 5 years, she will बी वेरी सक्सेसफुल। तो देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट आया कि इस पर्सन ने अपना एक टारगेट बना रखा है कि वो पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक टारगेट सेट किया 5,000 स्टूडेंट्स को अगले 5 साल में। तो अगेन यहाँ पर एक टारगेट है जिसको लेकर नीड्स की बात है। आइए अब जानते हैं आंसर। तो इन केस ऑफ कविता दो लोगों की बात हुई है, तो पहले हम कविता की बात करते हैं कि उसने किस नीड को हाईलाइट किया। तो वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब ये कैसे हुआ,
तो these needs are concerned with physical, economic and social security in the form of job security, stability of income etc. तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन में जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम यानी सैलरी वगैरह को लेकर उसने कंसर्न शो किया, तो दैट शोज की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को उसने फुलफिल किया. नाउ टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ महक, तो उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को हाईलाइट किया. नाउ कैसे किया? तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरची. एज यू ऑल नो कि जो आपका मैस्लो की नीड हायरची का ये पिरामिड होता है, सबसे टॉप पर जो आपको यहाँ मिलता है वही है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इट अराइजेज आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द प्रीवियस. जो पिछले 4 आपके नीड्स है उसके बाद ही आखिरी में आता है. वो 4 नीड्स कौन से हैं? मैंने उसी लोअर ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में दिया है. एस्टीम नीड्स मतलब जस्ट उसके पहले आता है, जो उसके पहले आपको रहता है सोशल और एफिलिएशन नीड्स, और उसके पहले आता है सेफ्टी और नीड्स, एंड लास्ट यानी सबसे पहले जो आप पूरा करते हैं वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, इन सभी के बाद सबसे लास्ट में हायरार्की में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल. तो देख सकते हो अचीवमेंट ऑफ गोल की बात आ गई है, और हमने यहाँ एक अचीवमेंट, ये टारगेट बनाया था 5000 स्टूडेंट्स वाला. इस तरीके से उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया. नेक्स्ट अल्टरनेट पे आते हैं. नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. तो बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट में 2 वर्ड को आप जरूर ध्यान रखें. एक है ट्रेनर और एक है ट्रेनी. ट्रेनर मतलब वो पर्सन जो पर्सन ट्रेनिंग देगा. ट्रेनी मतलब वो पर्सन जिसको ट्रेनिंग मिलने वाला है. तो कहा गया नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनी, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग मिलने वाला, लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट है की कॉन्सेप्ट के लिए, ट्रेनिंग के मेथड्स के. तो आइए आंसर जानते हैं. तो ये है आपका कॉन्सेप्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का. अब इसमें कोई अदर एक्सप्लेनेशन तो करना नहीं है, तो अब आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक्सप्लेनेशन देना है. नाउ यहाँ पर एक कुछ सजेशन आपको देना चाहूँगा. आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लिखा है. आप सोचोगे कि अब ये क्या है. हमें अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की मीनिंग देनी है तो उसके अंदर हम एक छोटा सा पैसेज या पैराग्राफ लिख देंगे, दैट्स इट. उसके बाद हम ए बी सी ये क्यों लिख रहे हैं. तो बताना चाहूँगा, एक टीचर की कॉमन थिंकिंग होती है, आपकी भी शायद होती है, कि वी ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड अ पैराग्राफ. ठीक है ना, एक पैराग्राफ ऐसे ऐसे लिखा हुआ तो हम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. रादर अगर उसमें पॉइंट्स बने होते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होती है और आपको बेहतर लुक भी मिलता है. जस्ट टू प्रोवाइड द सेम थिंग हम ऐसे लिखना चाहेंगे. देखिए, अगर हम ये ए बी सी हटा दें तो और कुछ नहीं है, पैराग्राफ ही है, लेकिन इसको लिखकर हम अपने आंसर्स को एक अलग पॉइंट देना चाहते हैं, एक अलग वे देना चाहते हैं. तो और कुछ नहीं, आपको यही करना चाहिए. जस्ट in each solution just try to avoid the solution by writing in a paragraph. स्टोरी राइटिंग ऐसा कभी मत लिखिए आप. इट विल ऑलवेज लूज सम मार्क्स फॉर यू. ठीक है ना. तो देखिए, पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा. Apprenticeship training is a method of training in which the trainee is kept under guidance of a master worker for a prescribed period of time. ये हमारे क्वेश्चन में भी लिखा है और प्लस ये इसकी मीनिंग भी है, इसलिए हम इसी को पॉइंट ए बनाकर लिख देते हैं, विच शोज द मीनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. देखिए सेकंड में क्या है. इट इज़ डिज़ाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल. अब हमने सेकंड में ये बताना चाहा है कि इस ट्रेनिंग को कराने के पीछे मेन मकसद क्या है. थर्ड, people who want to enter skilled trades, example plumber or electricians, are often required to undergo such program. और थर्ड हमने ये बता दिया कि आमतौर पर किस तरह के जॉब्स के लिए ये ट्रेनिंग सूटेबल होती है, यानी सूटेबिलिटी. तो देख सकते हो मीनिंग हमने एक में बता दिया, यानी कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, एक में बता दिया हमने. उसके बाद कि उसका मेन एम या मेन फोकस क्या हो सकता है उस ट्रेनिंग का. और तीसरे हमने बता दिया कि उसके पीछे हमारा सूटेबिलिटी क्या है, कि कहाँ पर वो काम ज़्यादा आ सकता है. तो इस तरीके से हमने इनको एक्सप्लेन अगर करते हैं तो हमारा जो एग्जामिनर है वो उसको अच्छे से चेक करेगा. ठीक है, वो उसमें मार्क्स हमारे कम से कम काटेगा या नहीं काट सकेगा. नाउ आते हैं 28th क्वेश्चन के फर्स्ट अल्टरनेट की तरफ. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग्स ऑफ फंड्स. तो आपको क्या चीज़ है जिसको टैकल करना पड़ता है, क्या चीज़ है जिसकी मदद से आप टैकल कर पाते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रेस्पेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एंड टाइमिंग्स ऑफ द फंड्स, एंड नेम द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस. तो कॉन्सेप्ट पहचानना है और साथ साथ उसके 3 इंपॉर्टेंट के पॉइंट भी बताने हैं. तो इसका आंसर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग में ये बात बताई गई है. आइए देखते हैं. अगला आंसर आपका वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें से आप देख सकते हैं मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया एक शॉर्ट आंसर, और जिसके अलावा मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया दैट शोज द
हेडिंग, और मैं फिर कहूँगा हेडिंग को जरूर से जरूर लिखें। तो पहला है इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। Second one is it helps in coordinating various business functions by providing clear policies and procedures. Third one is detailed plans of action prepared under financial planning helps in reducing waste, duplication of efforts and gaps in planning. तो देखिए मैंने हाईलाइट करने के लिए हेडिंग को कहीं बीच में रखा है, कहीं लास्ट में रखा है, तो ये आप अपने आंसर में ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको ये करना है कि इन हेडिंग्स को शुरू में लिखिए, देन नीचे आ जाइए, एक लाइन छोड़ दीजिए एंड देन एक लाइन का एक्सप्लेनेशन हो या 2 लाइन का वो लिख डालिए। बट क्योंकि मुझे पीपीटी में समय बचाने के लिए मेन चीज़ों पर आपको फोकस कराना है, इसलिए मैं इस तरह से आपको शो कर दे रहा हूँ। एंड देन आता है आपका इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। It provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. It makes the evaluation of actual performance easier by spelling out detailed objectives of various business segments. तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के में कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कौन सा हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग, और इंपॉर्टेंस क्या थे वो आपके सामने है, ठीक है, विथ हेडिंग्स। नाउ आते हैं अल्टरनेट नंबर 2 यानी कि उसके दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अ कंपनी वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिट इन विच मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख इज इन्वॉल्व। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन 3 होते हैं, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक आपका तीसरा हो जाता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो उनमें से कौन सा डिसीजन है जो इसमें आइडेंटिफाइड है? तो सीधी सी बात है, बहुत ईजी है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की बात चलती तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये। तो आइए देखते हैं आंसर। तो जो डिसीजन इन्वॉल्व है वो कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देख सकते हैं बिना पैराग्राफ लिखे भी हम अपने आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं, बट ढंग से लिखना है आपको। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि इसमें आया है तो उसकी मीनिंग को बता देते हैं। रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड कैन बी पुट टू अल्टरनेट यूज। आपके जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है और हमें उसको अल्टरनेट यूज में लगाने होते हैं। अ फर्म मस्ट चूज वेयर टू इन्वेस्ट सो एज टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। क्योंकि आपके जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो आपको चुनना है वो सबसे बेनिफिशियल पार्ट जहां पे आप पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यानी रिटर्न्स आपको मिले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू डिसीजन अबाउट हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स, दैट इज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए छोटा सा एक पैराग्राफ था, इतना तो आप लिख ही लें, लेकिन अगली बातों को भी मैं इसी पैराग्राफ में मर्ज कर दूं तो मेरी अच्छी अच्छी बातों को भी शायद टीचर पढ़ने में इंटरेस्ट ना शो करे। इसलिए मैंने देखिए आगे कुछ और बताने के लिए क्या किया है, तो मैंने उसी पॉइंट को और आगे एक्सप्लेन करने के लिए और बेहतर वे में करने के लिए मैंने क्या किया कि सच डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही क्रूशियल है। क्यों है? पहली बात तो आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और आप सिर्फ सोचते हैं अगर कि इतना लिख के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा सा तो आपको ढंग से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो मीनिंग तो हमने बेसिक बता दी, अब थोड़ा सा और अलग बातों पे आ जाते हैं कि इस डिसीजन में काफ़ी क्रूशियल बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्यों? पहला, दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, आपके लॉन्ग रन में आपको असर डालता है आपके अर्निंग कैपेसिटी में। द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑल आर अफेक्टेड बाय सच डिसीजन। सेकेंड आपका आता है दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। और क्योंकि आप बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बड़े आउटफ्लो का यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनता है। थर्ड वन, दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। तो देख सकते हो आप, अब आपकी लिखी हुई बातें उतनी ही हैं, लेकिन अगर आप इन 3 पॉइंट्स को हटा देंगे तो ये अगेन एक पैराग्राफ में कन्वर्ट एंड देन टीचर विल नॉट बी इंटरेस्टेड दैट मच। बट अगर ये 1 2 3 लिखा होगा तो टीचर पढ़ेगा ना कि 3 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं बच्चे ने। तो आपके बहुत ही एक स्पेसिफिक बातें आपने यहाँ बता दी, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा एंड देन टीचर्स हैव नो रीजन टू कट योर एनी मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29th। MM Limited is manufacturing small cars at its manufacturing unit in Pune. The demand of its car is increasing at the rate of 20% annually. It is planning to set up a new car manufacturing unit at Indore. For this, the company will require approximately 1500 crore as a fixed capital and 400 crore as working capital. The company has already arranged for its working capital. कंपनी ने वर्किंग कैपिटल यानी 400 करोड़ का अरेंजमेंट कर लिया है, बस रह गया 1500 करोड़ का, जो कि हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
स्टेट एनी 4 फैक्टर्स दैट फाइनेंस मैनेजर शुड कीप इन द माइंड वाइल अरेंजिंग इट्स फिक्स कैपिटल। अब ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी एक चीज बात कि अगर हमने डायरेक्टली किसी केस स्टडी क्वेश्चन को यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया तो हमारा टाइम कैसे बर्बाद हुआ। हमने यहाँ से तक पढ़ के देखा, हम लास्ट में पढ़ रहे हैं कि स्टेट एनी फोर फैक्टर कोई भी 4 फैक्टर्स किसके, द फाइनेंस मैनेजर शुड कीप इन माइंड वाइल अरेंजिंग द फिक्स्ड कैपिटल। तो बिना इस केस को पढ़े, मैं कहता हूँ इसको बिना पढ़े भी अगर हम इस रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो क्या लिखा है, आप किसी 4 फैक्टर्स को बताइए जो कि एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको रखने चाहिए दिमाग में अगर आप अरेंज कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल को। तो हमारे चैप्टर में पढ़े हैं कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कौन से फैक्टर होते हैं। तो अब बताइए हमारे इस केस को पढ़ने से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि किसी भी केस को पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लो, हो सकता है आपका केस आसान हो जाए या पढ़ना भी ना पड़े, जैसे कि इस समय होगा, है ना, समय बचा सकते हो आप। नाउ आते हैं आंसर की तरफ। फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स आर, पहला आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब है एज अ ट्रेडिंग कंसर्न needs a lower investment in fixed assets as compared to the manufacturing concern since it doesn't require to purchase the plant and machinery। तो बता दें बिजनेस के नेचर बेसिकली 2 ही होते हैं, ट्रेडिंग यानी परचेजिंग एंड सेलिंग का जो काम करते हैं, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें लोअर इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें ज़्यादा, क्योंकि उनको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो बेसिकली लार्ज स्केल स्मॉल स्केल होते हैं। एज अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एंड एट हायर स्केल्स नीड बिगर अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मोर स्पेस एंड हेंस हायर इन्वेस्टमेंट इज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो क्लियर है, अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, आप हायर स्केल में काम करते हो, तो आपको उतना ही प्लांट मशीनरी, उतना ही स्टोरेज कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट मशीनरी में, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका लो स्केल है, आप स्मॉल स्केल में डील करते हो, तो आपको उतना ही कम चाहिए होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसका। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। As a capital intensive organization requires higher investment in plant machinery and thus requires high fixed capital than a labor intensive organization। देखिए 2 तरह से होता है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्लांट मशीनरी में, यानी बेसिकली कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक तरीके से काम कराते हैं मशीनरी से, तो वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जबकि लेबर इंटेंसिव में मैन काम करते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। एंड लास्ट नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी को लेकर। एज इंडस्ट्रीज वेयर एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट सूनर रिक्वायर्स हाई फिक्स्ड कैपिटल टू परचेज सच एसेट, जहां पर आपके एसेट जल्द से जल्द आउट ऑफ फैशन या खराब हो सकते हैं, खराब इन द सेंस यूजेबल ना हो जाए, बेनिफिट ज़्यादा ना रहे जिसके, तो ऐसे केस में आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंट बेसिस पर बदलते रहते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं। नाउ आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोवाइड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें 2 आपसे पूछेंगे डायरेक्टली, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। यहाँ पर आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछा, सब डायरेक्ट है। आइए जानते हैं आंसर क्या होगा। तो पहला आते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। देखिए इसमें भी मैंने पॉइंट्स बनाकर दिखाए हैं ताकि आप पैराग्राफ में ना जाए, आप बातों को अलग अलग तरीके से लिखें। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट he intends to buy, such as ingredients, date of manufacturing, price, quantity, etc। देखिए मैंने राइट टू बी इन्फॉर्म को मैं चाहूँ तो एक पैराग्राफ में लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे टीचर को अलग से शो करना है, उसको इंटरेस्ट जगाना है कि वो पढ़े और ढंग से नंबर दे। तो ऐसे केस में हमने दिखाया पहले पॉइंट के अंदर कि इंग्रेडिएंट्स को जानने के राइट्स हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी एटसेट्रा, इसीलिए इन चीज़ों को हम राइट टू बी इन्फॉर्म के अंदर रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने रखा इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यही राइट टू इन्फॉर्म्ड है जिसके वजह से दैट द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिक्वायर्स दैट द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेज एंड द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो हम पैकेट में चिपका हुआ लेबल देखते हैं, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, वो खुशी से नहीं दे रहे होते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शंस कि उनको लगाने ही पड़ेंगे। इट इज़ एज पर द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो देख सकते हो आप 2 पॉइंट्स में हमने बातें सारी बोल दी, लेकिन पैराग्राफ में ना करके उसको डिस्टिंग्विश कर दिया पॉइंट ए पॉइंट बी लिखकर। तो ये चीज़ आप अप्लाई करें अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करते समय। नेक्स्ट आते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। इसमें भी पहला पॉइंट देखिए क्या है, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। तो जो आपके कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस है उससे कम अगर सर्विस प्रोवाइड होता है आपके प्रोडक्ट का, तो उससे रिलीफ पाने का आपको राइट होता है। सेकेंड वन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द कस्टमर्स सच एज रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट,
removal of the defect on the product, compensation of any loss or injury suffered by the use of such particular product by the users. ठीक है, तो ये देख सकते हो अगेन मैंने 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके आपको की टर्म्स को हाईलाइट किया, बट अगेन पैराग्राफ नहीं फॉलो किया, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंटली उसको एक्सप्लेन किया, जबकि इसमें कोई हेडिंग नहीं है। सीधी सी बात है, राइट टू सीक रिड्रेसल है या फिर आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, ये ऑलरेडी एक हेडिंग है या राइट्स के अंदर का एक टाइप है। अब उसके अंदर हेडिंग कोई दूसरा नहीं है, लेकिन हम अपने एक्सप्लेनेशन को एक स्टोरी या एक पैसेज के फॉर्म में ना लिख करके अलग से क्रिएटिव वे में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। So this is all about in today's video, and this is how we have concluded today's video with the discussion of all the questions related to 4 marks and all the suggested answers, and hope so कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो जैसा आप सभी देख सकते हैं, मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।